So in continuation with our previous video lecture, today we will be discussing the heating effect of electric current. So बच्चों, heating effect of electric current क्या होता है, let us try to understand. अब देखिए, हमने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम लिया है. यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास एक सेल है, ओके, एक डिवाइस है जिसका अपना रेजिस्टेंस है. यहाँ पर डिवाइस क्या हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है. यहाँ पर डिवाइस बल्ब हो सकता है, करेक्ट. यहाँ पर एक डिवाइस कोई फ़ैन हो सकता है, ओके, फ़ैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर एक डिवाइस है हमारे पास, और उस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है और करंट मेजर करने के लिए एमीटर है. सो बच्चों, डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो फ़ैन हो, ओके, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर हो, आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जब ये डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑल दीज ऑपरेटिंग डिवाइस दे टेंड टू हीट अप ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन. ओके, सो किसी भी डिवाइस को जब आप करंट पास करते हो और वो डिवाइस जब ऑपरेट करता है, तो ग्रेजुअली विद टाइम इट टेंड्स टू हीट अप. ओके, अब ये इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे आपको पता है कि अगर आप कोई कंडक्टर लेते हो, कोई वायर लेते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वायर शो कर रहा हूँ. तो हमें पता है किसी भी वायर में बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ एटम्स होते हैं अंदर, करेक्ट, क्योंकि ये मेटल का बना है तो ये एटम्स का ही बना हुआ होता है, मेटालिक वायर. तो यहाँ पर वायर के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ एटम्स होते हैं, और जब आप इसे सेल से कनेक्ट करते हो तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, मूव करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दे टेंड टू कोलाइड विद द एटम्स, और एटम्स के साथ उनका फ्रिक्शन होने लगता है, और उस फ्रिक्शन के वजह से, उस कोलोजन के वजह से वायर के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है. ओके, आपको 9th स्टैंडर्ड में पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जब आप किसी वायर को या किसी डिवाइस को सेल सप्लाई करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. अब जैसे ही इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड होना स्टार्ट करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी बच्चों. हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो जब काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी. ओके, सो एनर्जी का यहाँ कन्वर्जन होने लग जाता है. द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और हम इसी हीट एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं. Every device, every material is obviously made up of atoms, and when electron flows through such devices, electrons tend to collide with the atoms, they experience friction with the atoms, and hence we have a development of heat energy. This is called as heating effect of electric current. और ये थ्योरी पुटअप की थी हमारे एक वेल नोन फिजिसिस्ट कॉल्ड एज जूल, और इसलिए इस हीटिंग इफेक्ट को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं. अब हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है कि जब भी किसी वायर से या किसी डिवाइस से करंट फ्लो होता है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हमें यहाँ पर डिराइव करना है. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट वी हैव अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर. लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द सेल. लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस. हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब चार्ज इस सर्किट के अंदर कंडक्ट करेगा, तो जब ये चार्ज फ्लो होगा तो ये चार्ज कितनी देर के लिए फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, जिस वजह से करंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. तो हमें पता है सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जिसके मदद से हम यहाँ पर वर्क डन का एक्सप्रेशन बना रहे हैं, W इज इक्वल टू VQ. इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इस तरह से हम वर्क डन का एक्सप्रेशन बना रहे हैं एज W इज इक्वल टू VQ. तो अब आप बोलोगे हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन क्यों बनाना है, हमें तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है. प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने वर्क एंड एनर्जी पढ़ा था. वर्क एंड एनर्जी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो जो भी वर्क डन हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी.
तो जो भी हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिलेगा वही फॉर्मूला हीट एनर्जी का हो गया। ओके, सो आप देख सकते हो हमें मिल गया W इज इक्वल टू वी क्यू, लेकिन हमें पता है कि Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। वाई? बिकॉज करंट का फॉर्मूला पता है हमें, I इज Q बाई टी, तो Q हो जाएगा आई टी। अब ये Q इज इक्वल टू आई टी की वैल्यू हम W के फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे तो हमें W का फॉर्मूला मिलेगा वी आई टी। ओके, अब हम ये कहेंगे कि दिस वर्क डन इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। डिसिपेटेड का मतलब रिलीज्ड। ये वर्क डन जो सेल कर रहा है वो वर्क डन होने के वजह से इस सर्किट से एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी हीट एनर्जी H का फॉर्मूला बन जाएगा वी आई टी, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब ये V की वैल्यू हम H के फॉर्मूला में इंसर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि H का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I स्क्वायर आर टी। ओके, तो हम V की जगह आई आर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर आर टी। इसको हम थर्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है एज पर ओम्स लॉ I इज V बाय आर। अब ये I की वैल्यू हम हमारे H के ऊपर वाले फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा H एज V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय आर। सो दीज आर थ्री डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट the expression of heat energy which is dissipated or released by any device whenever a current flows through such devices। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। याद रखना बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला, इन तीनों फार्मूला में से जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए जूल के लॉ का स्टेटमेंट बनाया गया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। तो हमने ये फॉर्मूला को वर्ड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा सर्किट में करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा सर्किट हीटअप हो सकता है। जितना सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा और फ्रिक्शन मिलेगा, उससे हीट भी बढ़ने लगेगा। और जितनी ज़्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हीट एनर्जी का फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी। ओके, in the next video lecture we will come up with another topic called as electrical power. Till then, stay tuned for the next video lecture.